आज का वैज्ञानिक जगत यह मानता है कि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के अधूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राचीन भारत के ऋषियों ने जानबूझकर फिजिक्स में इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि गणित में एक आंतरिक अस्पष्टता या एम्बिग्यूटी होती है जो सच को धुंधला कर देती है। महर्षि कणाद के अनुसार यह दुनिया एक जादूगर के खेल जैसी है। जब तक आपको जादू की ट्रिक नहीं पता तब तक आप इसमें फंसते रहेंगे। वैशेषिक दर्शन आपको इस ब्रह्मांड के पदार्थों की वो ट्रिक समझाता है ताकि आप इस मायाजाल से निकलकर मोक्ष की ओर बढ़ सकें। आज हम जानेंगे वैशेषिक के 6 पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी गहरे मूलभूत द्रव्यों की बात करते हैं। साथ ही हम देखेंगे वैशेषिक की वो प्रेडिक्शंस, जैसे कि वैक्यूम में भी फ्रिक्शन होता है जिससे प्रकाश अपनी ऊर्जा खो देता है, और क्यों काल और आकाश एक नहीं बल्कि अलग अलग द्रव्य हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूटन से हजारों वर्ष पहले भारत में वैदिक फिजिक्स कैसे की जाती थी, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए वैशेषिक की वैदिक फिजिक्स को डिकोड करते हैं। जैसे ही वैशेषिक की पुस्तक आपके सामने आती है तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता होगा कि जब यह ग्रंथ भौतिकी यानी कि फिजिक्स की पुस्तक है तो इस ग्रंथ का नाम भौतिकी या विज्ञान क्यों नहीं रखा गया? आखिर वैशेषिक नाम ही क्यों? क्या वैशेषिक शब्द में कुछ रहस्य छिपा है? वैदिक साहित्य में हर शब्द को उपयोग करने के पीछे एक कारण होता है। वैशेषिक शब्द बना है विशेष शब्द से। तत्व ज्ञान के संदर्भ में विशेष का अर्थ होता है हमारे अनुभव में आने वाले द्रव्यों को बनाने वाले मूलभूत द्रव्य। तो वैशेषिक दर्शन हमारे अनुभव में आने वाले पदार्थों के स्रोतों के बारे में बात करता है और कैसे इन मूलभूत द्रव्यों से अन्य द्रव्य बनते हैं इसके बारे में भी बात करता है। यानी कि वैशेषिक दर्शन सभी फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करता है। इसीलिए इस फिजिक्स के ग्रंथ को कहा गया वैशेषिक। इस तरह के एनालिसिस करने का कारण यह है कि किसी भी भाषा में वर्ड्स की मीनिंग या शब्दों का अर्थ कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रकरण के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि इंग्लिश के लीव शब्द का अर्थ सामान्यतः छुट्टी होता है, लेकिन कानून के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ अनुमति या परमिशन भी होता है। इसी तरह जिस धर्म के बारे में वैशेषिक बात करता है वह मानव धर्म नहीं है, बल्कि वो तो द्रव्य आदि के धर्म है। धर्म के अर्थ के बारे में आप इस वीडियो से जान सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन पदार्थों के धर्म यानी कि व्यवहार के बारे में बात करता है। वैशेषिक अपने विषय क्षेत्र में काम करने के लिए यह इनबिल्ट अजम्पशन मानता है कि पंचभूत आदि जो मूलभूत द्रव्य यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंसेस है वो मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे और उनका लाइफ टाइम मनुष्य के जीवन काल से कई अधिक है। मतलब कि इस कालखंड में इन मूलभूत द्रव्यों में कोई बदलाव नहीं आता, तो इस कारण ऐसे द्रव्यों को नित्य या इटर्नल मान लिया गया है। इसीलिए परमाणुओं को वैशेषिक में नित्य माना जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि वैशेषिक नाम क्यों, सवाल यह है कि इसे रचने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने कई विद्वानों से यह सुना होगा कि भारतीय सभ्यता एक आध्यात्मिक सभ्यता है और हमारे देश में मोक्ष को मटेरियल प्रोग्रेस से ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है। तो वैशेषिक जैसा ग्रंथ जो कि एक फिजिक्स का ग्रंथ है उसे क्यों लिखा गया? इसको समझने के लिए हम मैजिशियन यानी कि जादूगर का उदाहरण लेते हैं। जब तक आपको जादू की ट्रिक कैसे होती है इसके बारे में पता नहीं है तब तक आपको वह जादू देखने में रुचिकर
या इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस ट्रिक को कैसे करते हैं यह जान गए तो आपको वह जादू फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। उसी तरह परमात्मा की बनाई हुई इस जादुई दुनिया के हमारे अनुभव में आने वाले इन तत्वों के बारे में जब हम अच्छे प्रकार से जान लेंगे तो हमें यह तत्व भी अनइंटरेस्टिंग लगने लगेंगे और हम इससे और सूक्ष्म तत्व जिसमें परमात्मा सबसे सूक्ष्म है उस ओर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगेंगे। मतलब कि हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगेंगे। तो वैशेषिक दर्शन तत्व ज्ञान के माध्यम से आपको अध्यात्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह आप वैशेषिक दर्शन क्यों लिखा गया यह जान गए होंगे। अब हम जानेंगे कि वैशेषिक दर्शन के ज्ञान का स्रोत क्या है। वैशेषिक दर्शन उसके स्रोत या सोर्स के बारे में यह कहता है कि इस दर्शन को वेद के ज्ञान से बनाया है। चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक वेदों के मंत्रों के व्याख्यान करते हैं, इसीलिए इन ग्रंथों को भी वैशेषिक का स्रोत मान सकते हैं। अब आप में से कुछ दर्शक पूछ सकते हैं कि इस ग्रंथ के सोर्स को जानने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि जब वैशेषिक ग्रंथ लिखा गया उस समय जो शब्दों के अर्थ थे उनमें से कई शब्दों के अर्थ समय के साथ बदल गए या ऐसे शब्द उपयोग से बाहर हो गए। जैसे कि जब आप किसी विषय में ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कर लेते हो तो आप अपने पढ़े हुए विषय को समझाने के लिए जो विशेष प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हो, ऐसे शब्द एक आम व्यक्ति की डिक्शनरी में या तो होते ही नहीं या उन शब्दों के ऐसे अर्थों से कुछ और ही अर्थ होते हैं। तो वैशेषिक जैसा ग्रंथ जिसकी परंपरा कई हजारों सालों से टूट चुकी है, ऐसी स्थिति में समय के साथ ऐसे कई शब्दों के अर्थों में बदलाव हो गए या वे उपयोग से बाहर हो गए। इस ग्रंथ के ऐसे शब्दों के सही अर्थों को समझने के लिए हमें इसके स्रोतों को जानना आवश्यक है। तो अगर आपको वैशेषिक के सूत्रों को गहराई से समझना है तो आपको उन स्रोतों के रेफरेंसेस का उपयोग भी करना पड़ सकता है। लेकिन वैशेषिक केवल यह नहीं कहता कि जो वेद या ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है उसे आंख मूंद कर बस मान लेना चाहिए, बल्कि वैशेषिक फिजिक्स को अनुभव करने पर भी उतना ही बल देता है। वैशेषिक के अनुसार हमें फिजिक्स को अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष करना चाहिए, लेकिन एक आम व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनल बायस होता है जो कि उसकी ऑब्जर्वेशंस को बुरी तरह प्रभावित करता है। इस तरह का पर्सनल बायस को योग रूपी धर्म का पालन करके उससे प्राप्त संयम से ऑब्जर्वेशन करके बहुत हद तक दूर भी किया जा सकता है। इसीलिए वैशेषिक योग से प्राप्त संयम से फिजिक्स को अनुभव करने के लिए कहता है। लेकिन वर्तमान में इस तरह की वैशेषिक की कोई परंपरा जीवित न रहने के कारण और भारतीय योग की परंपरा का पतन होने के कारण शायद ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में हो जो कि इस तरह से फिजिक्स का अनुभव कर सके। इसके विकल्प में हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और प्रमाणों का फ्रेमवर्क है जो कि कुछ स्तर तक हमें फिजिक्स का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वर्तमान के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ही वैशेषिक के ज्ञान को अनुभव करने के मुख्य स्रोत बन जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वैशेषिक में गणित की इक्वेशंस क्यों नहीं है। आप में से कुछ दर्शकों को यह शंका होगी कि जब वैशेषिक फिजिक्स की बात करता है तो इस ग्रंथ में मैथमेटिक्स की इक्वेशंस क्यों नहीं देखने मिलती जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में देखने मिलती है। क्यों प्राचीन ऋषियों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को इतना महत्वपूर्ण समझा कि उन्होंने लिखा कि वैशेषिक का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्रूफ किया गया, ना कि गणित से अनुमान लगाकर। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही हमारे ज्ञान का आधार बनाता है और यही ही किसी भी बात का फाइनल प्रूफ है।
इसके लिए हम गणित का उदाहरण लेते हैं। जब भी गणित में आपके सामने कोई स्टेटमेंट आती है जिसे आपको प्रूफ करना है, तो आप उसे पहले से प्रूफ की गई थ्योरम्स से प्रूफ करते हो, और उन पहले से प्रूफ की गई थ्योरम्स को आप इसीलिए मानते हो क्योंकि उनको और मूलभूत प्रूफ्ड थ्योरम से प्रूफ किया गया होता है। इस तरह जब आप गणित में अल्टीमेट प्रूफ की खोज के लिए इस क्रम से आगे जाते जाएंगे, तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स पर पहुंचेंगे जिनको कि गणित से प्रूफ ही नहीं किया जा सकता। ऐसी स्टेटमेंट्स को एक्सियम्स कहते हैं। जैसे कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर होगा। ये एक एक्सियम का उदाहरण है। लेकिन जब एक्सियम्स को गणित से प्रूफ ही नहीं कर सकते, तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स को किस आधार पर मानें? अगर कोई आधार नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेटमेंट को एक्सियम नाम रखकर उससे अपनी नई गणित बना सकता है। जैसे कि कोई यह एक्सियम बना दे कि 2 + 2 5 होता है और इस आधार पर अपनी गिनती बना ले। अगर आप कहते हैं कि लॉजिक के आधार पर ये एक्सियम सही होती हैं, तो मैं फिर आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका लॉजिक सही है, इसका क्या प्रूफ है? और यह प्रूफ करने का क्रम चलता रहेगा। लेकिन प्रश्न अब ये है कि इस मायाजाल से अब कैसे निकलें? तो इसका उत्तर है प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों से मिलता है, जो कि निश्चित यानी कि डेफिनेट होता है। 2 + 2 4 इसीलिए सही है क्योंकि ऐसा डेफिनेट नॉलेज हमारे अनुभव में आता है। तो वैसे तो हम अपनी इच्छा से अनगिनत गणित की एक्सियम्स बना सकते हैं, लेकिन जब तक वे प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रूव्ड नहीं है, तब तक वे सत्य नहीं हैं, यानी कि वे आपकी कल्पना मात्र हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही गणित का आधार है, उसके लॉजिक का आधार है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान पहले आता है और उसके आधार पर ही गणित बनता है। यही भारतीय गणित का मूलभूत सिद्धांत है। मैथमेटिक्स को प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर स्थापित करने के बाद भी उसमें आंतरिक रूप से अस्पष्टता रह जाती है। यह सुनकर आपको कुछ अटपटा लगे, क्योंकि यह देखा जाता है कि मैथ्स तो एग्जैक्ट वैल्यूज देता है। इसको आप ऐसे समझें, मैं आपको इस तरह की 2 बाउंड्रीज दे देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि केवल गणित के ज्ञान का उपयोग करके आप किस किस प्रकार के वेव फॉर्म्स यानी कि तरंग के रूप इनमें बना सकते हैं। चलिए इस समस्या को क्रमबद्ध तरीके से हल करते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में लगने वाली बलों यानी कि फोर्सेस को जानते हैं, लेकिन उस वेव की बाउंड्री कंडीशंस को नहीं जानते, तो आपको एक आकार की कई वेव्स मिलेंगी। अगर आप इस क्षेत्र में लगने वाली फोर्सेस की जानकारी हटा देते हैं, तो आपको वेव्स के आकार के और विकल्प मिल जाएंगे, मतलब कि और अस्पष्टता। और अगर हम भौतिक जगत की कंटिन्यूटी आदि की जानकारी को भी हटा दें, तो हमें वेव्स के आकार के और अधिक विकल्प मिल जाएंगे, मतलब कि और अधिक अस्पष्टता। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जितनी अधिक हमारे पास किसी प्रक्रिया के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण से जानकारी होगी, हम उतनी ही स्पष्ट रूप से मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज से उस प्रक्रिया को बता पाएंगे। मतलब कि मैथमेटिक्स का रोल प्रमाणों से पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही शुरू होता है। वैशेषिक और अन्य भारतीय डिसिप्लिन्स में मैथमेटिक्स का परंपरागत रूप से सेकेंडरी रोल होता था। इसीलिए वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण या यौगिक प्रत्यक्ष को अधिक महत्व दिया गया, न कि गणित को। अब हम जानेंगे कि वैशेषिक फिजिक्स को कैसे डिफाइन करता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण वैशेषिक के फिजिक्स का आधार बनाता है। वैशेषिक के अनुसार
फिजिक्स सभी पदार्थ और उनके बीच के साधर्म्य यानी कि सिमिलैरिटीज और वैधर्म्य यानी कि डिफरेंसेस का ज्ञान है। यहाँ पर पदार्थ का अर्थ केवल मैटर नहीं है, बल्कि प्रमिति यानी कि प्रमाण से प्राप्त ज्ञान का विषय है। तो पदार्थ का अर्थ हुआ प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान का विषय। इसको आप ऐसे समझें, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो जो आपको लैपटॉप, मोबाइल आदि दिखते हैं वो सब द्रव्य यानी कि सब्सटेंसेस हैं। ये आपके प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान के विषय हैं। इसी प्रकार जब आप इन द्रव्यों के रंग, रूप आदि पर ध्यान देते हो तो आपके प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान का विषय गुण है। और जब आप इन द्रव्यों के कर्म यानी कि मोशन पर ध्यान देते हो तो आपके प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान का विषय कर्म है। इसी तरह जब आपका ध्यान आपके पूर्व के अनुभव में आए द्रव्यों, गुणों और कर्मों के बीच की समानता के कारण पर जाता है तो आपके प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान का विषय सामान्य है। जब यौगिक प्रत्यक्ष से आपका ध्यान उस कारण पर जाता है जिससे नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य से अलग है तो आपके प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान का विषय विशेष है। और अंत में जब आपका ध्यान द्रव्य, गुण और कर्म के बीच के आश्रयी भाव के कारण पर जाता है तो आपके प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान का विषय समवाय है। किसी भी प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान के यही सत विषय हो सकते हैं, यानी कि यही 6 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, न इससे ज्यादा न इससे कम। और यही वैशेषिक दर्शन की पूर्णता दर्शाता है। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि पदार्थ शब्द का अर्थ वैशेषिक में केवल मैटर नहीं है, बल्कि इससे बहुत अधिक है। और पदार्थ शब्द संपूर्ण प्रकार का सत्य ज्ञान जो कि हम प्रमाणों से भौतिक जगत के बारे में पता कर सकते हैं उसे बताता है। इसीलिए महर्षि कणाद ने 6 प्रकार के पदार्थ बताए। ये हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो वैशेषिक के अनुसार फिजिक्स इन पदार्थों के बीच में समान धर्मों और वैधर्म का ज्ञान है। इन सभी पदार्थों को समझने के लिए हम इनके एक एक करके लक्षणों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य की। वैशेषिक के अनुसार द्रव्य वो पदार्थ है जो कि या तो केवल गुण का आश्रय है या फिर गुण और कर्म दोनों का आश्रय है, यानी कि उसमें गुण यानी कि प्रॉपर्टीज और कर्म यानी कि मोशन होते हैं। जैसे कि आप पानी में रस का गुण देखते हो और उसे बहते भी देखते हो। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि द्रव्य को एटम से बनना जरूरी हो। इस परिभाषा के अनुसार हम जो लाइट को बनाने वाले फोटॉन्स देखते हैं वो भी द्रव्य हैं, क्योंकि फोटॉन्स में रंग यानी कि रूप का गुण होता है और उसमें कर्म भी होता है। इसके साथ ही द्रव्य अन्य द्रव्य, गुण और कर्म को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, यानी कि द्रव्य इन सब का समवायी कारण है। यहाँ समवायी कारण का अर्थ होता है वो कारण जो आश्रय रूप में हो। जैसे कि मिट्टी को एटम्स बनाते हैं तो यहाँ पर एटम्स को मिट्टी का समवायी कारण कहा जाएगा। इस तरह द्रव्य यानी कि एटम्स से अन्य द्रव्य यानी कि मिट्टी उत्पन्न होता है। द्रव्य के अस्तित्व स्थिर होने पर ही उसमें गुण और कर्म उत्पन्न होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे आसपास तो अनंत प्रकार के द्रव्य देखने मिलते हैं, तो अगर हम इनकी गिनती करने बैठे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो वैशेषिक किस प्रकार के द्रव्यों की बात करता है? तो इसका उत्तर है कि जिस तरह विज्ञान में फंडामेंटल पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसी प्रकार वैशेषिक मूलभूत द्रव्य यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंसेस के बारे में बात करता है। इन द्रव्यों से शुरू होकर इस सृष्टि में अन्य द्रव्यों का निर्माण होता है। तो अगर आप इन मूलभूत द्रव्य
और भौतिकी के नियमों को जानते हो तो आप आसपास में अनुभव में आने वाली सभी फिजिकल प्रोसेसेस को समझा सकते हैं। वैशेषिक उसके विषय क्षेत्र के अनुसार 9 प्रकार के मूलभूत द्रव्य बताता है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। ये सब मूलभूत द्रव्य होने के कारण इन्हें और डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनका कोई कारण नहीं होता। तो इनसे कोई छोटे द्रव्य होते ही नहीं जो कि मिलकर इनको उत्पन्न कर सकें और ये द्रव्य टूटकर उन छोटे द्रव्यों में परिवर्तित हो सके। मतलब कि ये सभी द्रव्य इटर्नल यानी कि नित्य होते हैं। घड़ा अनित्य है क्योंकि वह मिट्टी रूपी कारण से उत्पन्न होता है और विनाश होने पर मिट्टी में मिल जाता है। तो वैशेषिक उत्पत्ति के आधार पर नित्य और अनित्य 2 प्रकार के द्रव्य बताता है। नित्य द्रव्य मूलभूत द्रव्य हैं और अनित्य द्रव्य उनसे बनने वाले द्रव्य। इसके साथ ही ये मूलभूत द्रव्य सभी पार्टिकल्स के रूप में नहीं होते। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स यह मानता है कि सभी मूलभूत द्रव्य पार्टिकल्स के रूप में ही होते हैं, लेकिन वैशेषिक इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कहता है कि कुछ मूलभूत द्रव्य अनंत आयाम के भी होते हैं, यानी कि वे सभी जगह व्याप्त होते हैं, जैसे कि आकाश, काल आदि। आप में से कुछ दर्शक बोलेंगे कि विज्ञान तो सर्वव्याप्त द्रव्यों को मानता ही नहीं। तो इसका उत्तर है कि विज्ञान ने तो पूर्ण रूप से यह प्रूफ भी तो नहीं किया कि सर्वव्याप्त द्रव्य होते ही नहीं। तो यह संभव है कि ऐसे द्रव्य होते हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाया हो। तो वैशेषिक के अनुसार 2 तरह के मूलभूत द्रव्य होते हैं। एक होते हैं पार्टिकल्स, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि आदि आते हैं, और दूसरे होते हैं सर्वव्याप्त द्रव्य, जैसे कि आकाश, काल और दिक् यानी कि दिशा। इसके अलावा कुछ मूलभूत द्रव्य चेतन यानी कि कॉन्शियस होते हैं और ज्ञान पूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे कि आत्मा। और बाकी अन्य द्रव्यों में इस तरह की क्षमता नहीं होने से वे अचेतन होते हैं। इस तरह आपने अलग अलग द्रव्यों के बारे में जाना। अब हम गुणों के लक्षणों के बारे में जानेंगे। गुण वो पदार्थ है जिसका द्रव्य में आश्रय लेना स्वभाव है। इसका मतलब है कि गुण हमेशा द्रव्य में ही देखने मिलेगा, उसे आप स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कि आप गेंदों को गिनते हैं तो संख्या गुण गेंदों का है। इसके साथ ही गुण किसी अन्य गुण में आपको आश्रित नहीं मिलेगा। जैसे कि आप रूप या आकार को गिन नहीं सकते, बल्कि उस गोलाकार गेंद को गिनते हो। और गुण द्रव्य के संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण नहीं होता, यानी कि संयोग और विभाग को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं कर सकता। उसे द्रव्य का संबंध आवश्यक रूप से चाहिए। जैसे प्रयत्न गुण से जो हाथ और पुस्तक के बीच में जो संयोग होता है वो हाथ की सहायता से ही होता है। जो पदार्थ इन लक्षणों से युक्त है उसे गुण कहते हैं। जिस प्रकार हमने द्रव्यों को क्लासिफाई किया, उसी प्रकार वैशेषिक गुणों को भी क्लासिफाई करता है। वैशेषिक 24 प्रकार के गुणों की श्रेणियां या क्लासेस के बारे में बात करता है। मतलब कि वैशेषिक के लेंथ स्केल के रेंज में ब्रह्मांड में जितने प्रकार के गुण होते हैं उन्हें इन्हीं 24 प्रकार के गुणों में से किसी एक में रखा जा सकता है। जैसे कि इन गुणों की सूची में आपको रंग का गुण नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रंग रूप गुण के अंतर्गत आता है। गुण पदार्थ को जानने के बाद अब हम कर्म पदार्थ के बारे में जानेंगे। कर्म के लक्षण होते हैं कि वह किसी एक द्रव्य में ही आश्रित रहता है। मतलब कि जब हम किसी कर्म या मोशन की बात करते हैं तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट के कर्म की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी ग्रुप या सिस्टम को एक द्रव्य मानकर ही उसके कर्म या मोशन की बात होती है। इसके साथ ही गुणों में कर्म या मोशन नहीं होता,
हम कभी यह नहीं देखते कि किसी वस्तु का गोलाकार गुण सिकुड़ रहा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि गोलाकार वस्तु सिकुड़ती है। वैसे ही कर्मों में गुण नहीं होते, मतलब कि कर्म का कोई आकार, रंग आदि नहीं होता। और कर्म संयोग और विभाग की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण है। कर्म के कारण ही द्रव्य एक आकाश देश में संयोग स्थापित करता है और पिछले आकाश देश से विभाग करता है। गुण की तरह ही वैशेषिक सभी प्रकार के कर्म यानी कि मोशंस की भी सूची देता है। ये कर्म है उत्क्षेपण यानी कि ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण यानी कि नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन यानी कि सिकुड़ना, प्रसारण यानी कि फैलना और गमन करना। गमन शब्द के अंदर बाकी सभी प्रकार के साधारण कर्म आ जाते हैं, जैसे कि भ्रमण यानी कि रोटेशन, स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन आदि। इस तरह वैशेषिक दर्शन सभी प्रकार के कर्मों को भी सूचित कर देता है। बाकी के तीनों पदार्थ द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में आश्रित रहते हैं। ये आपको कुछ ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट भी लग सकते हैं। तो अब सामान्य पदार्थों के लक्षणों की बात करते हैं। जब पूर्व के ज्ञान के आधार पर द्रव्यों, गुणों और कर्मों में किसी तरह से समानता का बोध होता है, तो उस प्रतीति का कारण सामान्य पदार्थ है। सामान्य पदार्थ को जाति भी कहा जाता है। सामान्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक पर सामान्य और दूसरा अपर सामान्य। जब सामान्य सबसे अधिक पदार्थों में प्राप्त होता है, यानी कि सभी द्रव्यों, गुणों और कर्मों में, तो वो पर सामान्य है। इसका उदाहरण केवल सत्ता सामान्य है। सत्ता का सरल अर्थ है कि ऐसा पदार्थ जिसके कारण हमें ये अनुभूति होती है कि द्रव्य, गुण और कर्म ऐसी चीजें इस ब्रह्मांड में होती हैं। जब यह समानता का बोध इनसे कम पदार्थों में प्राप्त होता है, तो उसका कारण जो सामान्य है वो अपर सामान्य कहलाता है। इसे सामान्य विशेष भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व आदि। नित्य द्रव्यों यानी कि मूलभूत द्रव्यों में अनित्य द्रव्यों की तुलना में जो अंतर की प्रतीति होती है, उसका जो कारण है वो विशेष पदार्थ कहा जाता है। यह पदार्थ इस तरह के भेद का कारण होने से ही विशेष कहा जाता है। अंत में समवाय पदार्थ की बात करते हैं। आश्रय आश्रयी रूपी पदार्थों का संबंध जो हमें अनुभव होता है, इस प्रतीति का कारण जो पदार्थ होता है वह समवाय कहा जाता है। जैसे आश्रय रूप धागों में आश्रयी रूप कपड़ा, इस संबंध की प्रतीति का कारण। तो इस तरह आपने इन पदार्थों के लक्षणों को जाना। मॉडर्न फिजिक्स केवल द्रव्य, गुण और कर्म के बारे में बात करता है, वो भी बिना सूचीबद्ध रूप से। तो वैशेषिक की फिजिक्स इन पदार्थों को आधार बनाकर उनके बीच में तुलना करती है। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि मॉडर्न फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स अलग अलग लेंथ स्केल पर काम करते हैं, और हम इन दोनों फील्ड्स को गणित की सहायता से रिलेट भी कर सकते हैं, जिसे फिजिक्स में करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्या वैशेषिक में भी हम अलग अलग लेंथ स्केल पर होने वाली प्रक्रियाओं के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। वैशेषिक अलग अलग लेंथ स्केल पर होने वाली प्रक्रियाओं के बीच में संबंध कार्य कारण सिद्धांत से स्थापित करता है। कार्य कारण सिद्धांत कहता है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, और कार्य के अभाव का मतलब यह नहीं होता कि कारण का भी अभाव है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, इसको आप ऐसे समझें। अगर आप एक एटम को ले लें तो उसको बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके समवाय या उपादान कारण या मटेरियल कॉज होते हैं। इनके बीच में स्नेह यानी कि आकर्षण का गुण असमवाय कारण है, जो कि इन पार्टिकल्स को
इस अरेंजमेंट में थामे रखता है। असमवायी कारण को आप ऐसे गुण कह सकते हैं जो द्रव्यों को एक निश्चित अवस्था में थामे रखता है, जैसे संयोग, स्नेह आदि के गुण। और काल, ईश्वर इच्छा, आकाश आदि सब निमित्त कारण है। ये निमित्त कारण कार्य को होने के लिए अनुकूल स्थिति बनाते हैं। अगर आप एटम के बनने से पहले इनमें से किसी भी कारण को हटा दें तो एटम अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। इसी तरह जब आपको कार्य रूप में एटम नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि एटम को साकार करने वाले कारण द्रव्य होते ही नहीं। हो सकता है कि ये सभी कारण एक स्थान पर उपस्थित हो नहीं पा रहे। यह सिद्धांत भी मॉडर्न फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांतों की तरह ही प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित होता है। पदार्थों के बीच में समान धर्म और वैधर्म का ज्ञान और कार्य कारण सिद्धांत वैशेषिक की फिजिक्स का पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। आपने अभी तक वैशेषिक की फिजिक्स कैसे काम करती है यह जाना। इससे आपको पता चला होगा कि वैशेषिक की फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स से बहुत अलग है। तो वैशेषिक की फिजिक्स ऐसे कई प्रेडिक्शंस देती है जो कि मॉडर्न फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अलग है। इसमें पहला प्रेडिक्शन ये है कि कार्य कारण की श्रृंखला फाइनाइट है। इसके कारण इस ब्रह्मांड में ऐसे कई सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि नित्य यानी कि इटर्नल है, मतलब कि उनकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर आप किसी तरह इन मूलभूत द्रव्यों को देख पाए तो आपको यह द्रव्यों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, यानी कि उनका कोई लो एनर्जी या हाई एनर्जी स्टेट नहीं होता। मतलब कि वैशेषिक के अनुसार फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आदि फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। उनकी आंतरिक संरचना है जिसके कारण वे अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होते हैं। तो पार्टिकल्स के रूप में जो मूलभूत द्रव्य हैं वो कार्य द्रव्य को असेंबल करके बनाते हैं, ना कि स्वयं मिक्स होकर। दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि मूलभूत द्रव्य जो कि इस ब्रह्मांड को बनाते हैं वे केवल पार्टिकल फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वे सर्वव्याप्त द्रव्य भी हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे द्रव्य सभी जगह उपस्थित होते हैं, यहाँ तक कि वे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर और बाहर दोनों जगह उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही ऐसे सर्वव्याप्त द्रव्यों में कोई कर्म या मोशन नहीं होता और ये द्रव्य कोई कार्य द्रव्य को भी नहीं बनाते हैं। ऐसे द्रव्य केवल गुणों के आश्रय ही होते हैं। वैशेषिक के अनुसार ऐसे द्रव्य आकाश, काल और दिक् यानी कि दिशा होते हैं। तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि जो भी कार्य द्रव्य कर्म यानी कि मोशन करता है, भले ही वैक्यूम में क्यों ना हो, वो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन का अनुभव करता है। इसका मतलब यह है कि जो फोटॉन्स दूर गैलेक्सीज या स्टार्स से आने वाली लाइट रेज में होते हैं, वे जब अंतरिक्ष में बिना किसी बाधा के यात्रा करते हैं तो वे भी अपनी एनर्जी खोते हैं। मतलब कि अगर कोई लाइट किसी सोर्स जो कि यहाँ से बहुत दूर है से वॉयलेट कलर की निकली है तो आपके पास पहुँचने तक वो रेड कलर की हो जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि ये डॉपलर इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स या ऑब्जर्वर का मोशन नहीं हो रहा है। चौथा प्रेडिक्शन ये है कि काल और आकाश दोनों सर्वव्याप्त द्रव्य हैं और आकाश काल से अलग है। इसको सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम गलत है, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस और टाइम को परिभाषित ही नहीं करता। इसके साथ ही जो आप इसमें टाइम सुनते हो वो टाइम नहीं बल्कि टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड घड़ी से मापा जाता है और हर घड़ी किसी न किसी द्रव्य के पेरियोडिक मोशन के आधार पर कार्य करती है, चाहे वो मोशन
घड़ी के हाथ का हो या फिर किसी एटम का। इस तरह के पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी को आप फोर्स लगाकर बदल सकते हैं। जैसे कि जब आप साइकिल के पेडल पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो पेडल की घूमने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके साथ ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस तरह के फिनोमिनास के होने के कारणों का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी नहीं देता, तो इस तरह के फिनोमिनास के पीछे कोई नए फोर्स होने की संभावना को पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं जा सकता। इसीलिए वैशेषिक के इस प्रेडिक्शन को आप पूर्ण रूप से गलत नहीं कह सकते। इसके अलावा भी वैशेषिक और कई इस तरह के फिजिक्स के प्रेडिक्शन देता है। इसी तरह अगर आपको जानना है कि वैशेषिक के अलावा अन्य वैदिक दर्शन किस विषय पर बात करते हैं और कैसे इस ब्रह्मांड की किसी भी फिजिकल प्रोसेस को समझाते हैं, तो आप इस वीडियो से उसे जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।